Hello and welcome dear students of class 8th. So we are studying the chapter 2 of your science book, that is microorganism. Already I have posted 2 videos related to this chapter, part 1 and part 2. Exercise is also there. So today we are going to study the part 3 of this video. In this we will study about useful microorganisms. तो बेटा ऐसा है कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़फुल है, यानी कि कुछ हमारे फ्रेंड हैं और हमको हेल्प करते हैं बहुत सारे तरीक़ों से, और कुछ जो हैं वो थोड़े हार्मफुल हैं। तो हम दोनों टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, पर जो पार्ट 3 वीडियो है उसमें तो हम जो यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, जो यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत सारी जगहों पे यूज़ होते हैं। तो पहला जो है वो है फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री। तो पहली जो चीज़ है वो कर्ड मेकिंग, राइट, मेकिंग कर्ड। तो लैक्टोबैसिलस जो नाम है बेटा, ये आप याद रख लीजिए कि लैक्टोबैसिलस एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि मिल्क को किस में टर्न कर देता है, कर्ड में टर्न करने का काम करता है। तो जो प्रोसेस है वो आप लोग ने देखी होगी कि एक स्पून जो प्री मेड कर्ड होता है उसको हम गर्म दूध में डाल देते हैं और उसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं, ठीक है, और रख देते हैं कुछ घंटों के लिए। तो वो क्या हो जाता है, वहाँ पे कर्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। और जो आपका प्री मेड कर्ड होता है उसमें पहले से ही लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और जब उसको थोड़ी सी वार्म कंडीशन मिलती है तो ये बैक्टीरिया कैसे हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं और फीड करने लगते हैं शुगर पे जो कि मिल्क में प्रेजेंट होती है। अब इस प्रोसेस के टाइम होता ये है कि जो मिल्क है, जो मिल्क में प्रोटीन है वो कैसा होने लगता है, डीनेचर्ड होने लगता है और कन्वर्ट हो जाता है ये किसमें, कर्ड में। अब से इट करेक्ट दिया हुआ है तो इसको आप कैसे बोलेंगे, लैक्टोबैसिलस। कैसे बोलेंगे, लैक्टोबैसिलस। अब यहाँ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल एंड वाइन या प्रिपेयरिंग एल्कोहल एंड वाइन। तो ईस्ट जो है उसका यूज़ जो कमर्शियली किया जाता है प्रिपेयर करने के लिए वाइन, एल्कोहल और एसिटिक एसिड को। अब ईस्ट जो है वो ग्रो होती है नेचुरल शुगर की प्रेजेंस में, जो कि ग्रेन, बार्ली, वीट, राइस, क्रश्ड फ्रूट जूस में ऑलरेडी नेचुरल शुगर है। तो वहाँ जो ईस्ट होती है उसको ग्रो होने में क्या होता है, आसानी होती है। तो वो शुगर पे फीड करती है। ईस्ट किस पे फीड करती है बेटा, शुगर पे फीड करती है, ठीक है। और इस प्रोसेस में जब ईस्ट शुगर पर फीड करती है तो इस प्रोसेस में होता ये है कि ये कन्वर्ट हो जाती है किसमें, एल्कोहल में। और ये जो प्रोसेस है शुगर के कन्वर्जन की एल्कोहल में, शुगर किस में कन्वर्ट हुई, एल्कोहल में। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन, ठीक है। ये कौन सी प्रोसेस हो गई, फर्मेंटेशन की प्रोसेस, इसको याद रखिएगा। अब यहाँ देखिए एक्टिविटी 3 दी हुई है, इन्वेस्टिगेशन। इसका एम क्या है, टू टेस्ट द फर्मेंटेशन ऑफ शुगर बाय ईस्ट। करना कुछ नहीं है, एक बाउल ले लीजिए, ठीक है, उस बाउल में थोड़ा सा गर्म पानी डालिएगा, उसके बाद इसमें शुगर डाल दीजिए और थोड़ी सी ईस्ट डालिए। क्या डालेंगे आप, शुगर, वाटर, कैसा वाटर रहेगा, वार्म वाटर, और फिर उसमें हम डाल देंगे ईस्ट। तो आप क्या देखेंगे 10 मिनट बाद कि जो ईस्ट है, ईस्ट का पाउडर है, वो 10 मिनट बाद कैसा हो जाता है, फ्रोथ दिखने लगता है उस बाउल में। यानी कि जो ईस्ट है वो कैसी हो जाती है, एक्टिव हो जाती है, और जो स्मेल है वो भी आपको आने लगेगी, है ना, एल्कोहल जैसी, स्मेल ऑफ एल्कोहल जैसी आने लगेगी। क्यों, क्योंकि जो ईस्ट है वो किस पे फीड करती है, शुगर पे फीड करती है और उसको कन्वर्ट कर देती है शुगर को एल्कोहल में। इतनी बात समझ आ गई। अब हम आ जाते हैं मेकिंग ब्रेड। अब ब्रेड कैसे बनती है, इसमें भी ईस्ट जो है उसी का मेन फंक्शन रहता है। तो ईस्ट जो है वो फर्मेंट करने के काम आती है ना। ईस्ट इज यूज्ड टू फर्मेंट फूड आइटम सच एज ब्रेड, केक एंड सो ऑन। जब ईस्ट ऐड कर दी जाती है किसी फूड आइटम में तो वहाँ क्या होता है, ईस्ट रेस्पायर करती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ईस्ट रेस्पायर करेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। इससे बबल्स जो हैं वो क्रिएट हो जाते हैं डो में,
या फिर किसी भी बैटर में। और इससे जब बबल्स क्रिएट होते हैं तो जो आपका बैटर है या डो है वो कैसा हो जाता है, फ्लफ़ी हो जाता है और राइज होने में बहुत हेल्प करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ना यहाँ इस फिगर में। अब यहाँ पे एक्टिविटी भी दी हुई है, टू टेस्ट द इफ़ेक्ट्स ऑफ यीस्ट ऑन डो। ये बहुत सिंपल एक्टिविटी है। जब भी आप ब्रेड वगैरह बनाती होंगी मम्मी तो ईस्ट डालती होंगी ना केक वगैरह में, तो ये क्यों होता है, ताकि उसमें एक स्पॉन्ज आ जाए, है ना। तो इस वजह से इसको ईस्ट को यूज़ किया जाता है। अब मेकिंग इडली, डोसा एंड ढोकला, इसके लिए क्या करते हैं कि जो मिक्सचर होता है दाल और राइस का, उसको प्रिपेयर करके रख दिया जाता है इडली डोसा बनाते टाइम। ठीक है, पहले तो इस मिक्सचर को जेंटली मिक्स करते हैं ताकि वो एक परफेक्ट पेस्ट के तरह बन जाए। उसके बाद इसको कुछ घंटों के लिए रख दिया जाता है। अब इस टाइम में जब हम इसको क्या करते हैं, फ्यू आवर्स के लिए हम इसको जब छोड़ देते हैं तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, फर्मेंटेशन की प्रोसेस होने लगती है। अब ये जो प्रोसेस है ये नेचुरली ऑकरिंग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बैक्टीरिया की प्रेजेंस है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया ये प्रोसेस नेचुरली होने लगती है ना। और इससे क्या होता है, जो मिक्सचर है वो राइज हो जाता है और इसका जो टेस्ट है वो कैसा होने लगता है, सोर होने लगता है थोड़ा सा। बट इन केस ऑफ ढोकलास, ये तो हमने इडली डोसे की बात करी, अब हम ढोकला की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा कैसा होता है, फर्मेंटेशन का, वो नेचुरली नहीं होता है। ठीक है, उसमें हमको थोड़ा सा ईस्ट ऐड करना पड़ता है ताकि वो डो कैसा हो जाए, जो बैटर है उसका वो सॉफ्ट और फ्लफी हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक और यूज़ की बात कर रहे हैं, तो वो है प्रिपेयरिंग मेडिसिन। अब देखो, जब भी हम बीमार पड़ते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर हमको क्या प्रिस्क्राइब कर देता है, एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स होती क्या है ना, क्या होती है एंटीबायोटिक्स, की क्वेश्चन तो आ रहा होगा। तो एंटीबायोटिक्स ऐसी सब्सटेंसेस होते हैं जो कि किल कर देते हैं, या फिर क्या करेंगे, या तो मार देंगे या फिर रोक देंगे किसको, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को। ठीक है, और जो सबसे पुरानी एंटीबायोटिक है वो है पेनिसिलिन, जिसको अलेक्जेंडर फ्लेमिन ने, किसने, अलेक्जेंडर ने वर्ल्ड वार के टाइम पे डिस्कवर किया था। तो एक्सीडेंटली ये डिस्कवर हुई थी। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स जो हैं एंटीबायोटिक्स के, वो है पेनिसिलिन, स्पेक्ट्रोमाइसिन, टेट्रासिलिन, एंथ्रोमाइसिन। ये जो है ये कुछ एग्जांपल्स हैं। एंटीबायोटिक इवन मिक्स्ड विथ द फीड ऑफ लाइफ स्टॉक। लाइफ स्टॉक क्या होता है, लाइफ स्टॉक का मतलब जो है वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो एनिमल है, पोइट्री फार्म्स वगैरह हैं, वहाँ पे भी चेक ऑन रखने के लिए माइक्रोबियल इन्फेक्शन वगैरह को ख़त्म करने के लिए एंटीबायोटिक्स उनको भी दी जाती है। दे आर ऑल्सो यूज्ड टू कंट्रोल मैनी डिसीज इन प्लांट्स। और जो प्लांट डिसीजेज होती हैं उनको भी कंट्रोल करने के काम आती है। अब यहाँ देखिए सेट करेक्ट दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको सेट करेक्ट में स्पेक्ट्रोमाइसिन, कैसे पढ़ेंगे इसको, स्पेक्ट्रोमाइसिन। अब फाइंड इट आउट में भी कुछ दिया है कि आपको 2 कॉमन ऐसी डिसीजेज बतानी है जिसके लिए डॉक्टर एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करते हैं। तो ये आप मुझे कहाँ बताएंगे, ये आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, फटाफट से कमेंट करके बताइए 2 ऐसी डिसीजेस। ठीक है, अब इसके बाद हम आ जाते हैं प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन। तो इसको पढ़ने से पहले हमारे पास एक और चीज़ है जो है गेट इट राइट। अब गेट इट राइट में क्या दिया हुआ है बेटा, कि एंटीबायोटिक्स जो है वो सिर्फ इन्फेक्शन कॉजिंग, जो इन्फेक्शन कॉज हुआ है उसको क्योर तो करती है, जो कि कुछ बैक्टीरिया से हुए हैं। दे आर नॉट इफेक्टिव इन ट्रीटिंग वायरल इन्फेक्शन। यानी कि जो एंटीबायोटिक है वो किस पे काम करेगी, जो भी आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ठीक है, किस पे काम करेगी, ये सिर्फ जो आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उस पे ही काम करेगी, और जो आपको वायरस से जो इन्फेक्शन हुआ है उस पे काम नहीं करेगी। तो यहाँ हेंस एंटीबायोटिक्स आर नॉट गिवन टू ट्रीट कॉमन फ्लू विच इज़ कॉज्ड बाय वायरस। तो जब भी आपको वायरल इन्फेक्शन वगैरह होता है तो आपको एंटीबायोटिक नहीं दी जाती है, क्या दी जाती है, एंटीवायरल।
ठीक है। अब देखिए जो वैक्सीन है, पहली बात तो वैक्सीन्स होती क्या है, जो डेड या फिर वीक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, उनसे बनाई जाती है क्या, वैक्सीन। तो जब ये वैक्सीन वीक और डेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बनी हुई होती हैं, तो ये क्या करती हैं, जब आपकी बॉडी में हम इनको इंजेक्ट कर देते हैं ना, तो ये आपकी बॉडी की जो एंटीबॉडीज़ हैं, ठीक है, क्या है आपकी बॉडी में, एंटीबॉडीज़ हैं। ये जो एंटीबॉडीज़ है ना बेटा, ये एंटीबॉडीज़ किसका काम करती हैं आपकी बॉडी में, ये फाइट करने का काम करती हैं, ठीक है, ये डिसीज़ को फाइट करने का काम करती हैं और ये वर्क करती हैं एज अ सोल्जर। तो जब भी ये वीक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एज एन वैक्सीन हम आपकी बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं ना, तो ये क्या कर देती है, स्टिमुलस प्रोवाइड करती है बॉडी को कि भैया अब एंटीबॉडीज तुम जाग जाओ, क्योंकि ये पर्टिकुलर वायरस तुम्हारी बॉडी में आया है और तुमको क्या करना है, बैटल करना है और उस बैटल को जीतना है। तो उससे होगा क्या कि जो आपका एंटीबॉडीज़ है वो उसके लिए काम करती है और उससे फाइट करती है, तो उसकी मेमोरी में फीड हो जाता है। तो यहाँ पे ये एक चीज़ दी हुई है, दे ऑल्सो लर्न एंड रिमेंबर हाउ टू फाइट विथ द सेम माइक्रोब्स इफ दे अटैक इन फ्यूचर। तो इससे जो आपका इम्यून सिस्टम है वो डेवलप हो जाता है अच्छे से और फाइट कर पाता है डिसीज से, अगेंस्ट द डिसीज। हेंस वैक्सीन आर गिवन टू प्रिवेंट डिफरेंट डिसीजेस। तो वैक्सीन्स जो है वो अलग अलग डिसीज़ को प्रिवेंट करने के लिए दी जाती है। और यहाँ पे बहुत सारी वैक्सीन्स हैं, जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, वैक्सीन फॉर द डिसीज स्मॉल पॉक्स, ट्यूबरकुलोसिस, पोलियो, टेटनस, हेपेटाइटिस, इन सब की वैक्सीन हमारे पास है। कोरोना वायरस की भी वैक्सीन हमारे पास है, ठीक है। अब पोलियो इज अ डिसीज, पोलियो कौन सी डिसीज है, पोलियो एक ऐसी डिसीज है जो कि पोलियो वायरस से कॉज होती है। पोलियो वायरस जो है एंटर करता है बॉडी में और डैमेज करता है किसको, नर्व और स्पाइन को। किसको डैमेज करता है, नर्व्स और स्पाइन को डैमेज करता है और लीड करता है वीकनेस इन मसल्स एंड पैरालाइज कर देता है। इसलिए जो 5 साल की एज के अंदर के बच्चे हैं वो इससे थोड़ा सा रिस्क वाली स्टेज में रहते हैं। तो पोलियो वैक्सीन जो है वो काम करती है इस डिसीज़ को फाइट करने के लिए। और जो इंडिया है, हमारा जो भारत है, वहाँ पे लार्ज स्केल प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था पोलियो के लिए, ठीक है, अंडर दिस। और इस प्रोग्राम के अंडर में जितने भी 5 साल के अंदर के जो बच्चे हैं उनको पोलियो ड्रॉप्स दिए गए, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है और दिए जा रहे हैं अभी भी, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे गेट इट राइट भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो वर्ल्ड वाइड कैंपेन है जो कि हमने स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स हैज़ फाइनली लीड टू दिस। अच्छा बेटे, यहाँ एक वर्ड आ रहा है इरेडिकेशन, ठीक है। तो इरेडिकेशन का मतलब क्या होता है, टू पुल अप बाय रूट्स, ऐसा कोई तरीका जिससे ये चीज़ कंप्लीटली ख़त्म हो जाए, है ना। तो एडवर्ड जर्नर जो थे, ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने डेवलप करी थी क्या, पहली सक्सेसफुल वैक्सीन किसके लिए, स्मॉल पॉक्स के लिए। तो ये आप साइंटिस्ट का नाम आप याद रखिए, क्या नाम है, एडवर्ड जर्नर, ठीक है। और इन्होंने ये चीज़ नोट करी थी कि जो मिल्क मेड्स हैं हु रेयर्ड काउज, जो मिल्क मेड हैं यानी कि जो मिल्क मैन हैं जिनके पास काऊ वगैरह या गाय वाय जिन्होंने पाल रखी थी, वो स्मॉल पॉक्स उनकी जो गाय है वो काऊ पॉक्स डिसीज़ उनको हुई थी, ठीक है। However, cows did not contract smallpox. So, Edward Jenner took out the fluid from cowpox blister from a young boy who was infected with this disease. He prevented vaccine against smallpox using this fluid. उन्होंने क्या किया, इसी लिक्विड को लेते हुए एक वैक्सीन बनाई थी जो कि स्मॉल पॉक्स के ट्रीट करने के काम आ रही थी, है ना।
अब हम आ जाते हैं एग्रीकल्चर में क्या जो यूज़ है वो क्या है। तो प्लांट्स जो है वो क्या करते हैं बच्चे, यूटिलाइज करते हैं किसको, नाइट्रोजन गैस को। अब यहाँ हम बात करेंगे किसकी, राइजोबियम बैक्टीरिया की। जब भी हम नाइट्रोजन गैस की बात करें तो याद करिएगा राइजोबियम बैक्टीरिया। क्यों, क्योंकि ये कन्वर्ट करता है किसको, आपकी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल नाइट्रोजन कंपाउंड में। अब यूजेबल नाइट्रोजन कंपाउंड क्या होंगे, नाइट्रेट, नाइट्राइड, ठीक है, अमोनियम, ये यूजेबल कंपाउंड्स हैं जो कि प्लांट यूज कर सकते हैं। तो राइजोबियम बैक्टीरिया जो है बेटा ये कहाँ प्रेजेंट होता है, रूट्स की नोड्यूल्स में। कहाँ प्रेजेंट होता है ये, रूट्स की नोड्यूल्स में। कौन से प्लांट्स के, लेग्यूमिनस, जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं उनकी रूट नोड्यूल में ये प्रेजेंट होगा। और ये क्या करता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है और उसको यूजेबल नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट करने के बाद ये जो कंपाउंड्स हैं ये मिक्स हो जाते हैं सॉइल में और इंक्रीज करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को। अब इसके साथ ही जो आपकी ब्लू ग्रीन एल्गी है सच एज नोस्टॉक, एनाबेनिया, ये सारी नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है। फॉर दिस रीजन दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर नोन एज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। इसलिए इनको क्या बोला जाता है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स भी बोला जाता है। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या काम करते हैं, क्लीनिंग का भी काम करते हैं। किसकी क्लीनिंग, एनवायरनमेंट की क्लीनिंग का। तो कैसे करते हैं ये ऑर्गेनिक मैटर जो होता है डेड प्लांट और एनिमल का, इसको कन्वर्ट कर देते हैं बेटा किसमें, सिंपलर सब्सटेंस में। और ये जो सिंपलर सब्सटेंस है ये एब्जॉर्ब कर लेता है कौन, सॉइल। अब इसके बाद होता ये है कि डीकम्पोज हो जाते हैं ये सिंपलर सब्सटेंस और एनरिच कर देते हैं किसको, सॉइल को न्यूट्रिएंट्स में। अब जब ऐसा होता है कि सॉइल जो है वो एनरिच हो गया है तो फर्टिलिटी बढ़ जाती है। सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी तो वो क्रॉप्स के लिए बहुत अच्छा है। तो ऐसे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो इस तरीके का काम करते हैं, कैसा, डीकम्पोजिशन का, यानी कि ऑर्गेनिक मैटर को कन्वर्ट करते हैं सिंपलर सब्सटेंस में। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, डीकम्पोजर्स। और ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डीकम्पोज करते हैं डेड रिमेनिंग्स को, डेड प्लांट्स को एंड एनिमल्स को, दे कीप द एनवायरमेंट क्लीन। और ऐसे ही जो ऑर्गेनिज्म है वो एनवायरमेंट को क्लीन रखने का भी काम करते हैं। अब यहाँ पे देयर आर बैक्टीरिया विच डिकम्पोज ऑल वेस्ट प्रेजेंट इन वाटर। दिस is actually a naturally occurring process and keeps the environment clean. अब यहाँ पे कुछ और यूजेस भी दिए गए हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ विनीगर जिसको हम एसिटिक एसिड बोलते हैं, उसमें भी स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया लगते हैं जैसे कि एसिटोबैक्टर, ठीक है। इस टाइप के जो बैक्टीरिया हैं वो यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ विनीगर में काम आते हैं। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ कॉफ़ी, टी एंड टमाको। उसके बाद बैक्टीरिया जो हैं वो कुछ स्पेशल फाइबर जैसे कि फाइबर्स बनाने के काम आते हैं जो कि जूट प्लांट से बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो रेटिंग का वर्क होता है ना, जिससे कि जो टिश्यूज़ जो होते हैं उनमें से स्टिकी सब्सटेंस निकलता है। फिर उसके बाद लेदर इंडस्ट्री में टेनिंग की जो प्रोसेस होती है उसके लिए काम किया जाता करते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आप इसको पढ़ लीजिए अच्छे से, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ जो है मैं पार्ट 3 को एंड कर रही हूँ। ये जो बेटा एक्सरसाइज है ना, ये एक्सरसाइज के अलग से वीडियोस डले हुए हैं, अगर आपको लगता है तो आप एक्सरसाइज देख लीजिएगा, ठीक है। सो हेयर आई एम एंडिंग विद द पार्ट 3 वीडियो. Stay connected to ScienceWise. If you have any doubt, you can mention your doubts in comment section. Thank you, dear students. In part 4 video, we will be studying about the harmful microorganisms. Stay tuned to ScienceWise. If you have any doubt, you can ask your doubts in comment section. Thank you, dear learners.